नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह नया कानून विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी पीबीजी रामजी बिल 2025 लाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्तावित कानून विकसित भारत 2047 के विजन के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटीकृत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करेगा। योजना का फोकस सार्वजनिक कार्यों के जरिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जल सुरक्षा, आजीविका से जुड़े ढांचे और जलवायु जोखिमों को कम करने पर होगा। नई स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी, लेकिन फंडिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90-10 का रेशियो तथा अन्य राज्यों के लिए 60-40 का हिस्सा तय किया गया है, जबकि पहले मनरेगा में 100% खर्च केंद्र वहन करता था। बिल में खेती के पीक सीजन के दौरान काम पर रोक का प्रावधान है। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था भी होगी। योजना के संचालन के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर अलग अलग काउंसिल और स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएंगी, जबकि पंचायतों को योजना के क्रियान्वयन और निगरानी की अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी में लंबे समय से अध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर इंतजार के बीच रविवार को अचानक बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इस नियुक्ति को लेकर पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और वंशवाद पर सवाल उठ रहे हैं। नितिन नबीन 7 बार के विधायक रहे नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं, जिस पर आलोचकों का कहना है कि वंशवाद के खिलाफ बोलने वाली बीजेपी खुद उसी राह पर चलती दिख रही है। विपक्षी दलों, पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस फैसले को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का रबर स्टैंप करार दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसे बिना चुनाव और संवाद के थोपी गई नियुक्ति बताया, जबकि समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने नितिन नबीन की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए। वरिष्ठ पत्रकारों और सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को बीजेपी की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमी का उदाहरण बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह बहस और तेज हो सकती है। कर्नाटक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने अलंद विधानसभा क्षेत्र में कथित वोट चोरी के मामले में दाखिल चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। चार्जशीट के मुताबिक 2022-23 के दौरान वोटर लिस्ट से जिन नामों को हटाने की कोशिश की गई वे उन लोगों के थे जिनके पूर्व एमएलए सुभाष गुट्टेदार को 2023 के चुनाव में वोट देने की संभावना नहीं थी। मई 2023 के विधानसभा चुनाव में गुट्टेदार ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा और हार गए। वह बीजेपी और कांग्रेस दोनों से 2-2 बार अलंद के एमएलए रह चुके हैं। एसआईटी ने आरोप लगाया है कि सुभाष गुट्टेदार के राजनीतिक फायदे के लिए करीब 6000 वोटरों के नाम हटाने के लिए गैर कानूनी आवेदन किए गए। हालांकि जांच में केवल 24 नाम ही वैध पाए गए, क्योंकि वे क्षेत्र से बाहर रह रहे थे। शुक्रवार को बेंगलुरु की मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में गुट्टेदार, उनके बेटे हर्षानंद, सहयोगी टिपरुद्र, 3 डेटा सेंटर ऑपरेटर और एक अन्य आरोपी को साजिश में शामिल बताया गया है। एसआईटी के अनुसार प्रत्येक डिलीशन अनुरोध के लिए डेटा ऑपरेटरों को 80 रुपए दिए गए और चुनाव से जुड़े दस्तावेज नष्ट करने की भी कोशिश की गई। वहीं सुभाष गुट्टेदार ने आरोपों से इनकार किया है। मामले में आगे की जांच जारी है और अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक प्रोग्राम में दावा किया कि एसआईआर के बाद राज्य की वोटर लिस्ट से करीब 4 करोड़ नाम कम हुए हैं, जिनमें से 85 से 90% भाजपा के मतदाता बताए जा रहे हैं। यह बयान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के अभिनंदन समारोह में दिया गया। योगी ने कहा कि यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है, जिसमें 65% से अधिक लोग 18 साल से ऊपर हैं। इसलिए वोटरों की संख्या लगभग 16 करोड़ होनी चाहिए। हालांकि जनवरी 2025 की लिस्ट में 15.44 करोड़ नाम थे, जो एसआईआर के बाद घटकर करीब 12 करोड़ रह गए। उन्होंने नए भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी को टास्क देते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि हर बूथ पर घर घर जाकर पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाएं। चुनाव आयोग ने एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा बढ़ाई है, इसका बेहतर उपयोग करें। योगी ने पार्टी पदाधिकारियों को अगले महीने प्रकाशित होने वाली मसौदा सूची का अवलोकन करने और 2027 के चुनाव को छल कपट का जवाब देने का मौका बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी के बयान का सीधा जवाब देते हुए लिखा
कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि एसआईआर में 4 करोड़ वोटर शामिल नहीं हुए, जिनमें से 85 से 90% भाजपा के हैं। अखिलेश ने इसके कई मतलब निकाले। उन्होंने लिखा, इस बात का पहला मतलब तो ये हुआ कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक प्रहरियों की सतर्कता से भाजपा का मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा मतलब ये हुआ कि साक्ष्यों के अभाव में हटाए गए ज्यादातर वोटर भाजपा के निकले, यानी गड़बड़ी भाजपा की ओर से थी। कम से कम 3 करोड़ 40 लाख भाजपा मतदाता कम हो गए। 403 विधानसभा सीटों पर प्रति सीट औसतन 84,000 वोटों का नुकसान जो वैध नहीं थे। इससे भाजपा आगामी चुनाव में रेस से बाहर हो जाएगी, जबकि यह पीडीए की जीत का गणित बनेगा। अखिलेश ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल के नुकसान को देखकर ही समय सीमा बढ़ाई है, लेकिन पीडीए प्रहरी अब दोगुनी सतर्कता से काम करेंगे और किसी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने नारा दिया कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी सरकार के सहयोग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने की प्रक्रिया में तेजी देखी जा रही है। आरटीआई से मिले आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच कुल 2,312 ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किए गए, यानी औसतन प्रतिदिन लगभग 6 आदेश। इनमें से 78% से अधिक आदेश मेटा की सेवाओं व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भेजे गए, जिनमें व्हाट्सएप सबसे अधिक प्रभावित रहा। ये निर्देश 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को दिए गए, जिनमें यूट्यूब भी शामिल है। बता दें कि भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C द्वारा संचालित सहयोग पोर्टल IT एक्ट की धारा 79(3) के तहत अवैध कंटेंट हटाने के लिए काम करता है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी बढ़े हैं। एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने इसे सेंसरशिप पोर्टल बताते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सितंबर 2025 में याचिका खारिज हो गई। एक्स की अपील फिलहाल लंबित है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पोर्टल साइबर अपराध से निपटने में उपयोगी है, लेकिन इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ने की आशंका भी बनी हुई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पार्टी के भीतर वैचारिक बहस को हवा दे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल एक थ्रेड को सोचने वाला और फेयर बताते हुए साझा किया, जिसमें कांग्रेस के अंदर 2 विपरीत वैचारिक धाराओं को रेखांकित किया गया है। थ्रेड में कहा गया है कि पार्टी के भीतर यह वैचारिक विभाजन थरूर और राहुल गांधी के बीच बढ़ती दूरी को दर्शाता है। विश्लेषण के मुताबिक थरूर 1990 के दशक की शहरी टेक्नोक्रेटिक कांग्रेस की सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नीतियों, संस्थाओं और प्रशासनिक दक्षता पर केंद्रित थी, जबकि राहुल गांधी 2010 के बाद ग्रामीण शिकायत केंद्रित रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। थ्रेड में दावा किया गया है कि कांग्रेस ने शहरी टेक्नोक्रेटिक नेताओं को बार बार दरकिनार किया, जिससे उन्हें पार्टी के बजाय सत्तारूढ़ बीजेपी से ज्यादा सम्मान मिला है। साथ ही राहुल गांधी की ग्रामीण राजनीति को प्रतीकात्मक और संगठनात्मक आधार से कमजोर बताया गया। थ्रेड का निष्कर्ष है कि कांग्रेस ना तो एक भरोसेमंद शहरी सुधारवादी पार्टी बन पाई है और न ही प्रभावी ग्रामीण जनदल, जिससे उसकी पहचान एक आकांक्षी विकल्प की बजाय केवल विपक्ष तक सीमित हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित वोट चोरी विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाए, जिसने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी जैसे नारे लगा रहे थे। साथ ही वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी गूंज रहा था। इस मुद्दे को बीजेपी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में उठाया और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग की। यही मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया गया, जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसदों ने बीजेपी और सरकार को सोनिया गांधी के खिलाफ पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं द्वारा बोले गए आपत्तिजनक जुमलों की भी याद दिलाई। राज्यसभा में बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी से पीएम के खिलाफ टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि इस तरह के नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाते हैं। एक प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बात कहना अपने आप में बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी यहाँ बैठी हैं, इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने खुद को इन नारों से अलग कर लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा कि ऐसे नारे पार्टी के नहीं हैं और संभवतः भाजपा के लोगों द्वारा लगाए गए, ताकि रैली के मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वोट चोर गद्दी छोड़ नारा राहुल गांधी द्वारा दिया गया था, लेकिन कब्र खुदेगी जैसे नारे पार्टी से जुड़े नहीं हैं।
कांग्रेस ने ओडिशा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मोकिम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में की है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही मोकिम ने कांग्रेस में नेतृत्व संकट की बात उठाई थी और पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए संरचनात्मक, संगठनात्मक और वैचारिक बदलाव की जरूरत बताई थी। अपने पत्र में मोकिम ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उन्होंने खड़गे की उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि 83 साल की उम्र में उनके नेतृत्व में कांग्रेस युवाओं से जुड़ नहीं पा रही है। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका देने की मांग की थी। वहीं निष्कासन के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं डरो मत। उसी से प्रेरणा लेकर मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा जिसमें पार्टी से जुड़े मुद्दे उठाए। पार्टी ने इसे स्वीकार नहीं किया और मुझे निकाल दिया। अब मुझे कुछ और नहीं कहना। तमिलनाडु के इरोड जिले में पुलिस ने एक्टर पॉलिटिशियन विजय के 18 दिसंबर को प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम को 84 सख्त शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। इरोड पुलिस के अनुसार प्रोग्राम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक इरोड के पास विजय मंगलम में आयोजित होगा। अनुमति के तहत आयोजकों को 50,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी होगी और कार्यक्रम के बाद आयोजन स्थल को साफ कर उसकी मूल स्थिति में लौटाना अनिवार्य होगा। पुलिस ने यह शर्तें कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और स्थल के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए लगाई हैं। प्रस्तावित स्थल हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स यानी HR&CE विभाग के नियंत्रण में 16 एकड़ की एक निजी मंदिर भूमि है। पहले HR&CE विभाग ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था, लेकिन TVK के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद आवश्यक NOC दे दी गई। इसके बाद इरोड की पुलिस अधीक्षक A सुजाता ने स्थल का निरीक्षण कर प्रोग्राम की अनुमति प्रदान की। वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोती रविवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अध्यक्ष चुनी गई हैं। इस पद पर चुनी जाने वाली वो पहली महिला हैं। शनिवार को हुए चुनाव में पिशारोती की टीम ने सभी पदाधिकारियों और प्रबंध समिति की सीटों पर जीत दर्ज की। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक टीम ने 21 सीटों के बड़े अंतर से चुनाव जीता। अफजल इमाम को क्लब का महासचिव चुना गया है। वहीं जतिन गांधी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।